ब्रिजेश पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा 2022 में आएगा। और ये एग्जाम में जो पूछा गया है आपको हम पहला सिलेबस बताएंगे, उसके बाद हम आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। जैसे हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। जैसे पहला सिलेबस देखते हैं क्या क्या आने वाला है एग्जामों में। देखिए से हम पहला सिलेबस आपको बताने जा रहे हैं। समान हिंदी 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। गणित 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। और ग्राम समाज एवं विकास आएगा जो 25 नंबर का 25 का। टोटल आपको 100 क्वेश्चनों की संख्या 100 रहेगी। आपको जो समय दिया जाएगा 2 घंटे, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और उपरोक्त इसमें से निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग। और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, समय ताकि आपका न लगे। अब जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बताते हैं सर। जैसे जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। जैसे हम पहला क्वेश्चन में देखते हैं समूहवाचक संज्ञा, झुंड, सभा, सेना और ये सभी। इसमें बताइए समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। समूहवाचक संज्ञा कौन कौन सा है। इसमें समूहवाचक संज्ञा झुंड, सेना ये सभी लग रहे हैं। ये सभी झुंडवाचक। देखिए कि कैसे, देखिए झुंड भी देखो, एक व्यक्ति झुंड बना के नहीं रख सकता। सभा, एक आदमी झुंड, सभा में एक ही व्यक्ति सभा में नहीं, कई लोगों को जुट के एक सभा बनती है। सेना में एक ही व्यक्ति नहीं रहता है, इसमें कई व्यक्ति रहते हैं, इसी से सेना का निर्माण होता है। देखिए इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो गया। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यम। यम का पर्यायवाची होगा सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास ये सभी। बताइए क्या है। यम का पर्यायवाची सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज होता है, किनासी ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। प्रगतिशील का विलोम अज्ञानी होगा कि ज्ञानी होगा कि अप्रगतिशील होगा कि निरर्थक होगा। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा, अप्रगतिशील होगा। क्या होगा, अप्रगतिशील। सी ऑप्शन, ठीक है। और परस का तत्सम शब्द क्या होगा। परस का तत्सम शब्द क्या होगा, सरस होगा, छूना होगा, स्पर्श होगा या संपर्क होगा। परस का क्या होगा, परस का तत्सम शब्द होगा स्पर्श होगा। क्या होगा, स्पर्श। 99 का फेर में पढ़ना है का क्या अर्थ है। 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ होगा, होगा बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, 99 रन बनाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। 99 के फेर में पढ़ना तो मतलब क्या होगा, धन संग्रह की चिंता करना। क्या होगा, धन संग्रह की चिंता करना। सी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन, ठीक है। और बाछे बाछे खिलना किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। बाछे खिलना किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, दुखी होना, बाह में खुजली होना, बहुत प्रयत्न करना, अत्यंत प्रसन्न होना। क्या होगा इसमें, अत्यंत प्रसन्न होना होगा। अत्यंत प्रसन्न होना, बाछे खिलना का मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। निर्दय का विलोम क्या होता है। निर्दय का विलोम क्या होता है, सदय होता है, दयालु होता है, मित्र होता है या विनम्र होता है। बताइए क्या होता है, निर्दय का विलोम सदय होता है, ठीक है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अन अनन्य। अनन्य का अर्थ क्या होगा, अनन्य। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है, अनन्य में कौन सा उपसर्ग है, अन है, अनु है, अति है, अप है। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है, अन है। सहानुभूत का विलोम क्या होगा, सहानुभूत का विलोम क्या होगा, विरोध होगा, प्रेम होगा, घृणा होगा कि नफरत होगा। सहानुभूत का विलोम क्या होगा, घृणा होगा। क्या होगा, घृणा।
और निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्भय का संधि विच्छेद निधन भय होगा कि निर्धन भय होगा, निभा धन माँ होगा कि निधन भय होगा? क्या होगा? निधन भय, ये ऑप्शन। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास है या व्ययभाव समास है? यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये डाउट कर सकता है। कर्मधारय और बहुब्रीहि में, अगर यहाँ कर्मधारय अगर बहुब्रीहि दोनों दिया है तो आप बहुब्रीहि में मारेंगे। कौन से में मारेंगे? बहुब्रीहि आंसर, सी ऑप्शन। अगर आपको बहुब्रीहि अगर नहीं दिया है तो पिताम्बर में कौन सा समास मारेंगे? कर्मधारय समास। अगर अगर आप कर्मधारय और बहुब्रीहि दिया है तो आप किसको सबसे पहले प्रायिकता देंगे? बहुब्रीहि समास का। अगर बहुब्रीहि समास नहीं दिया है तो आप हम क्या लगाएंगे? कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सा व्ययभाव समास है? श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म। इसमें से बताए हैं हम आपको। अगर आपको ये समास अलंकार करना है तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको हम वीडियो दिए हैं। समास और अलंकार आप कभी भूलेंगे नहीं, बहुत आसानी से बताएंगे। जैसे इसमें से श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, ये क्या है? ये सभी अव्ययीभाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है? किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ क्या होता है? दत्चित्त होता है या दत्ताचित्त होता है या ध्यान मग्न होता है या एकनिष्ठ होता है? क्या होगा? दत्चित्त होगा, ए ऑप्शन। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं या यशपाल सिंह हैं या गे हैं या श्रीलाल शुक्ल हैं? कौन से हैं? श्रीलाल शुक्ल। ये राग दरबारी के उपन्यास इनका है, श्रीलाल शुक्ल का है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? मुक्ति होगा कि रचना होगा, पाताल होगा कि प्रलय होगा? क्या होगा? प्रलय होगा। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 105 तथा उनका अंतर 3 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? यदि दो संख्याओं का योग 105 तथा उनका अंतर 3 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? हम इसको सॉल्व करते हैं। माना दो संख्याएं x और y हैं। प्रश्नानुसार देखते हैं x प्लस वाई बराबर 105 और x माइनस वाई बराबर 3। इसको हम दोनों को समीकरण बना लेते हैं। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 105, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 3। तो हम दोनों को समीकरण को सॉल्व करते हैं। y से y देखिए कट गया, माइनस प्लस। उसके बाद देखते हैं 2x 105 प्लस 3 बराबर 108 हो गया, 2x बराबर 108। तो ये तब उसके बाद हम यक्स का मान निकालते हैं। यक्स का मान 108/2 बराबर 54 आ गया तथा यक्स का मान हम समीकरण फर्स्ट में दे रख दें या सेकंड में रख दें तो y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालने के बाद यक्स का मान 54 हो गया, y का मान 51 हो गया। दोनों का लासा निकाल लेते हैं। दोनों का लासा निकालने पे हमें क्या आएगा? 918। ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात 2:3 है तो वह संख्या क्या होगा? देखते हैं। माना संख्या के दहाई का अंक बराबर 2x हो गया और तथा संख्या के इकाई के अंक बराबर 3x हो गया। प्रश्नानुसार हम देख लेते हैं। पहले जैसे देखा, इकाई माइनस हो गया, इकाई माइनस दहाई बराबर 3, इसमें दिया गया है दोनों अंकों को अंतर दिया है 3, इसलिए मैं 3x माइनस 2x बराबर 3। x का मान निकाल लेते हैं 3, तो दहाई के स्थान में क्या हो जाएगा? वहाँ हम मान रख देते हैं जैसे 2x या 3x। ठीक है, मान रखते हैं। जैसे इकाई का मान धरे 3 दूना 6 हो गया, 3 गुणे 2 करे तो 6 हो गए और 3 गुणे 3 करे बराबर 9। तो इसलिए इकाई का अंक देखो 6 हो गया और दहाई का अंक 9। इकाई का अंक हो गया 9, दहाई का अंक हो गया 6, इसलिए क्या हो जाएगा? संख्या 69 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 69 ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किसी गांव में पुरुष और महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात
5:4:3 है। यदि 60% पुरुष तथा 40% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षरों का प्रतिशत निकालना है मेरे को। देखो, माना गांव में पुरुषों की संख्या बराबर में 5x रख दिया, अनुपात 5:4 दिया है, 4:3 दिया है, तो इसलिए माना गांव में पुरुषों की संख्या 5x हो गया, महिलाओं की संख्या 4x हो गया तथा बच्चों की संख्या का अनुपात जो है 3x कर दिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं मान गाँव में साक्षरों की कुल संख्या पहले निकाल लेते हैं, तब कुल साक्षरों की संख्या जब निकाल लेते हैं निरक्षरों का तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं 5x गुणे 60% दिया है, 60/x कर दिए, 60/100 प्लस 4x दिया है, इसमें 4x गुणे 40% दिए, 40/100 कर दिए, प्लस 3x गुणे 80/100 कर दिए। ये आपका हम देखते हैं 700x/100, तो हम निकाल लेते हैं 7x आ गया। ठीक है, साक्षरों की कुल संख्या कितना हो गया 7x। अतः गांव में निरक्षरों का परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। पूरा परसेंटेज दे लें 5 4 9 9 3 12x माइनस 7x बराबर कितना गुणे 100/12x, फिर हो गया 5x, 12 में से 7 गए 5 हो गया। ठीक है, 5x गुणे गुणे 100/12x, हम इसको काट लेते हैं, कितना आ गया 125/3, इस बराबर 41 सही 2/3। ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर दुकानदार 30% लाभ कमाता है। अगर कोई दुकानदार अगर अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देता है, उसके बाद भी 30% लाभ कमाता है, यदि कमीशन 20% बढ़ा दिया जाए, यदि कमीशन 20% बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले 10% कमीशन देता है तब भी 30% लाभ लेता है। अब यदि अगर 20% अगर कमीशन देता है तो वो कितना परसेंटेज आपको लाभ कमाएगा, देखिएगा। पहले माना हम देखते हैं, माना वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, क्रय मूल्य 100 गुणे 90/130, पहले 10% कमीशन देता है। ठीक है, और 30% लाभ लेता है। ठीक है, क्रय मूल्य मैं निकाल लेता हूँ तब। अब दे रहा जब कमीशन 10 + 20% बराबर 30 हो गया, 30, तब क्रय मूल्य कितना होगा। जब ये कमीशन 10 से 20 बढ़ा देते हैं तो कमीशन तब कितना होगा 7x/10 कर दिए। लाभ परसेंटेज मैं निकाल लेता हूँ, लाभ परसेंटेज बराबर हो गया 7x/10 माइनस 9x/13 गुणे 100/9x/13। इसको हम सॉल्व करते हैं, x गुणे 13 गुणे 100/130 गुणे 9% बराबर 10/9% बराबर कितना हो गया 1 सही 1/9%। आपका आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। 1000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हैं। तो हम देखते हैं ब्याज जब छमाही होते हैं तो हम छमाही ब्याज की दर 2%। ठीक है, जो वार्षिक % ब्याज दिया है उसका दर को हम आधा कर देते हैं और समय को दूना कर देते हैं, इसलिए तथा समय हम 2 छमाही कर देते हैं। एक वर्ष में दो छमाही होता है ना, 6 12 महीना, 6 महीना और 6 महीना, एक वर्ष में 12 महीना होता है, इसलिए हमारा दो छमाही होगा। ठीक है, प्रश्न का हम देखते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर देख लेते हैं। मूलधन हो गया, दिया है 1000, मूलधन हो गया प्लस 1 प्लस वो दर दिया है, अब 4 को मैं आधा किया 2 हो गया 2/100 पूरे पावर 2 हो गया। ठीक है, माइनस 1000 देखते हैं 1000/50 गुणे 50 देखते हैं, इसका 2601 आ गया। जैसे जैसे 100 से कट गया 50 50 50 प्लस 1 51 51 का वर्गमूल देख लेते हैं, उसके बाद 25 है। ठीक है, 2500 2601 माइनस 2500 बराबर 101 घटा देते हैं, 101 आ गया 2/5 गुणे 101 बटा कितना हो जाएगा 40.40 आपका आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 729 को 7 वर्ष के लिए तथा 625 को 9 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया यदि दोनों स्थितियों में मिश्र धन की समान राशि प्राप्त होती है तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा।
इसको सॉल्व करते हैं। माना वार्षिक दर बराबर प्रतिशत बराबर आर हो गया। प्रश्नानुसार 729 एक कोष्टक में 729 गुणे कोष्टक 1 + r/100 पावर 7 बराबर 625 1 + r/100 पावर 9। ठीक है, हम देखते हैं इसका 729/625। उसके बाद दोनों को लेते हैं, 9 पावर है 7 पावर है, इसलिए दोनों समान संख्या है, इसलिए 9 में से 7 घटा देते हैं, पावर 2 बचेगा। ठीक है, ये देख लिए। और 729 27 का वर्ग होता है, 625 25 का वर्ग होता है, इसलिए हम ये दोनों को वर्ग में कर देते हैं। इधर 1 + हो गया आर पावर। अब आपको यहाँ इसके पावर की घात मिल गई, दोनों बराबर हो गए, इसलिए हम 1 + r/100 = 27/25। तो 100 + r बराबर 27 × 4 बराबर 108 माइनस 100। अगर 108 में से माइनस हम 100 कर देते हैं तो 8 बच जाएगा। 8% आंसर आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यदि 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा का अनुपात 7:2 है, यदि 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो अब प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहले 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 45 लीटर है दूध और पानी दोनों। अब उनमें अनुपात क्या है, 7:2 है। दूध का अनुपात 7 है, पानी का अनुपात 2 है। यदि 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है, यदि 5 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, तब दूध और पानी का अनुपात कितना होता है। हम देखते हैं पहले कितना था। माना मिश्रण में दूध की मात्रा पहले 7 लीटर थी, 7x लीटर, और तथा पानी की मात्रा 2x लीटर थी। प्रश्नानुसार हम देखते हैं 7x + 2x बराबर 45। ठीक है, अब यहाँ x का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, x का मान निकाला है 7 2 9 9x अपन बराबर 45, तो हम 9x मान निकालते हैं। 9 × 5 = 45 बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। अब यहाँ से हम सबकी मात्रा निकाल लेंगे, कौन कितना कितना मात्रा है। दूध की मात्रा हो जाएगी 35 लीटर और तथा पानी की मात्रा हो जाएगी 10 लीटर। अब 5 लीटर पानी और जब मिला लेते हैं तब अनुपात कितना होता है। ठीक है, अभी 35 लीटर दूध में तो कुछ मात्रा चेंज नहीं होगा, 35 लीटर बना रहेगा। लेकिन जब दूध पानी का मात्रा 10 लीटर देगा, तब 5 लीटर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 लीटर। 35:15 हो जाएगा, 7:3 आ गया। राइट आंसर 7:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यदि 16 आदमी 8 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 32 बच्चे 6 घंटे काम करके कितने दिनों में करेंगे, जबकि 3 आदमियों का काम 4 बच्चों के काम के बराबर है। यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में आता है। जैसे देखते हैं इसको, 3 आदमी का काम 4 बच्चों के काम के बराबर है। ठीक है, उसके बाद एक आदमी का हम काम निकाल लेते हैं। पहले एक आदमी का काम निकालते हैं। एक आदमी का काम 4 बच्चों का दिया है, तो एक आदमी बराबर 4/3 बच्चों का काम हो गया। एक आदमी बराबर 4/3 बच्चों का काम। 32 बच्चे का काम 24 आदमियों का काम। प्रश्नानुसार हम देखते हैं 16 आदमी पूरा काम करते हैं 18 दिन में, तो बराबर हम इससे निकाल लेते हैं 144 घंटे। ठीक है, एक आदमी पूरा काम करेगा 144 × 16 बराबर, तथा 24 आदमी पूरा काम करेंगे 144 × 16/24 बराबर 96 घंटा। अतः 32 बच्चे पूरा काम करेंगे 16 दिन में। ठीक है, 32 बच्चे पूरा करेंगे 16 दिन में काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। 2 नल ए और बी क्रमशः 25 और 35 मिनट में हौज को भर सकते हैं, तथा नल सी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो पहले 5 मिनट तक ए तथा बी को खुला रखा गया, अब हौज कितने मिनटों में खाली हो जाएगी। हम देखते हैं, नल ए बराबर 1 मिनट में भरेगा 1/25 भाग, तथा नल बी बराबर 1 मिनट में भरेगा 1/35 भाग। नल ए एवं बी तथा 5 मिनट में ए और बी द्वारा 5 मिनट में भरा गया भाग देखते हैं 5। हाँ, उसके बाद 1/25 + 1/35 बराबर हम निकाला 12/35 आ गया। ठीक है, देख 25 और 35 का लासा वो ले लिए, 35 आ गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं।
नल सी द्वारा। नल सी 1 मिनट में खाली करता है 1/10 भाग, ठीक है। तो 12/35 भाग खाली करेगा, 10 × 12/35 बराबर 3×3/7 मिनट लगेगा। उसको 3×3/7 आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे इसीलिए आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो इसका और सॉल्व में और बेहतरीन चाहिए, आपको समय लगे, ताकि हम सिर्फ आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लाएंगे, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे बढ़िया से, क्योंकि हमें समय कम है, हम सॉल्व पेपर करा रहे हैं, इसलिए पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। एक मशीन को ए ने बी को 5 एक मशीन ने ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने उस मशीन को 27,000 में खरीदा है तो ए ने उस मशीन को कितने रुपए में खरीदा था। हम देखते हैं, माना ए का क्रय मूल्य ₹100। प्रश्न अनुसार x - 10 × x/100 बराबर बी बराबर 9x/100, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं सी बराबर 9x/10 प्लस 9x/10 × 20/100। सी बराबर 54x/10 × 5 बराबर 54x/50। फिर तथा 27,000 इसमें दिया है, डी ने उस मशीन को 27,000 में खरीदा। 27,000 54x/50 प्लस 54x/25/50 × 100 बराबर 54x/40 हो जाएगा। यस का मान हम निकाल लाते हैं, 27,000 × 40/54 बराबर कितना हो जाएगा, 20,000। यक्स का मान 20,000। ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। पांच संख्याओं का औसत यदि उनमें से 4 संख्याएं जैसे 30, 29, 25 और 20 हैं तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि उनमें से 4 संख्याएं हैं 30, 29, 25 और 20 है तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। हम देखते हैं 5 संख्याओं का कुल योग 25 × 5 बराबर 125 हो जाएगा तथा दी गई संख्याओं का कुल योग 30 + 29 + 25 + 20। जब हम चारों को जोड़ रहे हैं तो 104 आ रहा है, तब 125 - 104 घटा देंगे तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, 21। अब हम ये 3 बड़ी संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं जो आगे से 3 बड़ी हैं। देखिए 30, 29 + 25 ये तीनों बड़ी हैं, बाकी 20 और 21 ये छोटी हैं। हम तीनों का औसत निकालते हैं, 30 + 29 + 25 बटा 3 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा औसत, 28। बहुत इजी क्वेश्चन था, जो अगर आप क्वेश्चन में बच गए तो अटक गए, इसलिए बहुत इजी है, इसको ध्यान दीजिएगा, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और लड़कियों की आयु 12 वर्ष है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 8 अधिक है, तो उस कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है। देखते हैं, माना कक्षा में लड़कों की संख्या x है, कक्षा में लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, तो 8 + x हो गया, ठीक है। 8 संख्या अधिक है तो इसलिए लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, तो लड़कियों की संख्या 8 + x हो गया, ठीक है। प्रश्न अनुसार हम देखते हैं, कक्षा में छात्रों की कुल आयु कितनी है। 14x, देखिए इसमें दिया है 14 वर्ष, प्लस 14x + 12, 8 + x, 14x + 96 + 12x, 26x + 96x। यह आंकड़े अपर्याप्त है, इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ऑप्शन डी मारते हैं, ठीक है। ये आंकड़े अधूरे हैं, इसलिए आंसर सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में और बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस काम को करे तो कितना दिनों में लगेगा। सारे पहले तो देखें, हम देखो सबका दिया ए और बी, मतलब सबको इंक्लूड करके दोनों साथ में काम कर रहे हैं, अकेले नहीं। अब ए अकेला कितना काम करेगा, देखिए ए और बी मिलके 1 दिन का काम 1/12 दिन में करेंगे। बी और सी एक दिन का काम 1/15 दिन में करेंगे। सी और ए एक दिन का काम 1/20 दिया है, जैसे 12 दिया, 12, 15 और 20, ठीक है। अब हम देखते हैं ए और बी व सी तीनों मिलकर एक दिन का कुल काम कितना होगा। तीनों एक दिन में मिलकर काम कितना होगा, 1/2 1/12 + 1/15 + 1/20,
तो इसका आंसर मान निकालेंगे तो 1/10 आ गया। ठीक है, अब एक का एक दिन में काम कितना होगा, 1/10 माइनस 1/15 कितना बराबर कितना आ जाएगा। हम 15 और 10 का वो ले लेते हैं, उसके बाद 1 बटा कितना आ जाएगा, 1/30। ठीक है, एक 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 दिन एक पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 30 दिन में अकेले पूरा काम कंप्लीट कर सकता है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है। पहली और तीसरी का अनुपात 1:7 है। दूसरी और तीसरी औसत 27.5 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी। हम देखते हैं, माना पहली संख्या x हो गई तथा तीसरी संख्या 7x हो गई तथा दूसरी संख्या पहली संख्या से +15 है। तो हम क्या देखते हैं, x +15 तथा दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का कुल औसत कितना है, 27.5 दिया गया है। ठीक है, 27.5 बराबर 7x + x + 15/2। देखते हैं 8x + 15 बराबर कितना हो जाएगा, 55। 27.5 गुणे 2 करेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकाल लेते हैं। x का मान इससे निकल जाता है 5 आ गया। तीसरी संख्या 7 गुणे 5 कर देंगे, तीसरी संख्या निकल गई 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। 400 का 350% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 240 का 75% प्लस 49 का मान कितना होगा। हम निकाल लेते हैं 400 का 350% का मान। ठीक है, प्लस x बराबर 240 का 75 प्लस 49 का, इसका मान हम निकालते हैं। 400 का प्लस 350% का मान 1400 प्लस 100 आ जाएगा। 1400 मान 14, 400 का 350% 1400 होगा। ठीक है, 240 का 75% कितना होगा, 229। 229, ठीक है, प्लस 49 उसमें जोड़ देते हैं तो 229 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम सॉल्व कर लेते हैं। 1400 प्लस x बराबर 229 बराबर कितना आ जाएगा, 1400 में से माइनस अगर करेंगे तो 1171। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1171 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। 18 मीटर गुणे 22 मीटर आयाम वाले एक आयताकार मैदान के अंदर भुजाओं के मध्य से 1 मीटर चौड़ा रास्ता लंबाई और चौड़ाई के समांतर बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है बताइए। अब हम देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना, जैसे यम एन। ठीक है, यम एन ओ पी का क्षेत्रफल एक हम आयत बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा होगा ई एफ जी एच का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो माइनस कर कितना कर देंगे, जितना उसका रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का जितना मीटर चौड़ा है उसका लंबाई का पूरा क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद हम माइनस कर देते हैं, हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 22 गुणे 1। ठीक है, 22 गुणे 1 प्लस 18। देखिए इसमें आयाम दिया है ना, 18 गुणे 22 ना, इसका लंबाई और चौड़ाई का मान दिया गया था। हम 22 गुणे 1 प्लस 18, जैसे लंबाई में से 1 घटाएंगे कर देंगे, लंबाई में भी जुड़ रहा है उसमें चौड़ाई में जुड़ेगा, तो 22 गुणे 1 प्लस 18 गुणे 1 माइनस जो रास्ते का क्षेत्रफल है उसका पूरा माइनस कर देते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद 22 प्लस 18 माइनस 1 बराबर 39 हो जाएगा। 22 प्लस 18 बराबर 40 माइनस 1 बराबर 39 वर्ग। ठीक है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई एक आयताकार प्लाट की लंबाई व चौड़ाई की अनुपात 3:2 है तथा प्लाट का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है। बाड़ लगाने वाले फर्श बनाने में क्रमशः 32 प्रति मीटर तथा 75 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल व्यय कितना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। माना प्लाट की लंबाई 3x तथा प्लाट की चौड़ाई बराबर 2x। प्रश्नानुसार प्लाट का क्षेत्रफल 3x गुणे 2x। ये जो ऑप्शन है ये इसके पहले वाला क्वेश्चन है उसका मैं बनाया था इमेज, वो उसका है 1 मीटर जो इनकी रास्ते जाती है बीच में वो है 22 गुणे जो 18 भी आंसर में मिलाया था 39 जो आया था। ठीक है, 40 माइनस 1 1 मीटर घटाने पर ना 40 आ गया था, इसलिए उसका निकाल दिया था। माना प्लाट की लंबाई 3x मीटर तथा प्लाट की चौड़ाई 2x मीटर। प्रश्नानुसार हम देखते हैं प्लाट का क्षेत्रफल 3x गुणे 2x बराबर 6x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पूरा दिया है 54। ठीक है, क्षेत्रफल 54 दिया है, 54
बराबर 6x² बराबर यस का मान निकाल लेते हैं, यस बराबर 3 आ जाएगा। प्लाट की लंबाई बराबर 9 मीटर तथा प्लाट की चौड़ाई बराबर 6 मीटर हो गया। अतः प्लाट की परिमाप हम निकाल लेते हैं 2 प्लस 9 मीटर लंबाई और प्लस चौड़ाई को हम जोड़ लेते हैं। 9 + 6 बराबर हो गया 9, 6 प्लस हो गया 15, 15 गुणे 30, 15 गुणे 2 बराबर 30 मीटर आ गया। बाड़ लगाने की कुल खर्च हम निकाल लेते हैं, 960 दिया है तथा पत्थर लगाने का कुल खर्च 40, 50 आया। अतः कुल खर्च बराबर जोड़ देते हैं, इसको 40 + 50 हो गया, उसके बाद प्लस 960 इसमें इंक्लूड कर देते हैं, 5010 रुपया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। यदि आयत के चारों भुजाएं 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आयत की चारों भुजाएं 20% बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर लेकिन हम पहला आपको विस्तार जो आपका जरूरी है उसको बताते हैं, तब उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, माना आयत की लंबाई x मीटर है तथा आयत की चौड़ाई y मीटर है। आयत का क्षेत्रफल x y वर्ग मीटर है। प्रश्नानुसार 20% की वृद्धि के बाद आयत का क्षेत्रफल यस प्लस यस अपान 5 अपन बराबर 6x/5 हो गया तथा चौड़ाई 6y/5 हो जाए। अतः वृद्धि के बाद आयत का क्षेत्रफल 36/25 XY हो जाएगा। क्षेत्रफल की वृद्धि 36/25 XY माइनस XY बराबर 11/25 XY हो गया। अब प्रतिशत वृद्धि हम देख लेते हैं, 11/25 गुणे 100 बराबर 44%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो हमें उसको निकालना है। मेरे को क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है, इसमें भुजा दिया है और विकर्ण दिया है। अब इससे हम कैसे निकालते हैं आयत का। माना आयत की दूसरी भुजा x मीटर, प्रश्न अनुसार विकर्ण स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहली भुजा स्क्वायर, दूसरी भुजा स्क्वायर। ठीक है, हम देखते हैं विकर्ण का मान दिया है 25। ठीक है, विकर्ण बराबर 25, 25 स्क्वायर बराबर 24 स्क्वायर, माना भुजा पहले दिया है 24 स्क्वायर हो गया प्लस दूसरी दिया नहीं इसलिए मैं इसको x मान लिया, यस स्क्वायर बराबर हो गया। इसको देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। 25 स्क्वायर का मान 625 हो गया, 24 का स्क्वायर का मान 576, 625 माइनस 576 बराबर 49 हो गया। तो इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 49 आ गया, तो यस का मान बराबर 7 सेंटीमीटर। माना आयत के एक 24 दे दिया भुजा, दूसरी क्या हो जाएगी 7। आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई दिया है 24 और चौड़ाई दिया है 7, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं तो 168 सेंटीमीटर आ गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में भी आता है, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आजकल लंबाई है चौड़ाई कोई ये भुजा नहीं दिया रहता है, विकर्ण देता है, एक भुजा देती है, उससे निकालना रहता है चौड़ाई का मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। जो देखिए 36,964 -3, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, तो 68,344 -8 5574। हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल, अभी तो हम इसको बताए थे। हाँ चलिए ठीक है, देख लेते हैं। जैसे 36, वो तो उसका आंसर था। ठीक है, देखते हैं 36 दिए हैं, ये आपका थोड़ा सा वो गलत हो गया, इसलिए हम थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपका ये उसमें का आंसर था जो 168 आ गया था। हम देखते हैं ये 36,964 -3x, उसके बाद 68,344 -8 55 गुणे 74। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करने पर 3x इधर आ गया। ठीक है, इसके x आ गया, x का मान निकाल लेते हैं 4405। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। यदि उसी दूरी को पहले से 4/5 समय में पूरा करना है तो कितनी गति की कार को चलाना होगा ताकि ये
4/5 समय में पूरा हो जाए। ठीक है, हम देखते हैं इसकी रफ्तार कितनी तेजी हो जाए ताकि इस जल्दी कंप्लीट हो जाए, 4/5 समय पूरा में कर सके। कार द्वारा चली दूरी 300 किलोमीटर है, लगा समय 5 घंटे है। यह कार की चाल देख लेते हैं, 300/5 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले रफ्तार कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी रफ्तार। अब कितनी रफ्तार बढ़ा दिया जाए, कितना हो जाए कि 4/5 समय में पूरा समय हो जाए उसकी दूरी। ठीक है, हम देखते हैं 300 किलोमीटर की दूरी 5 × 4/5 घंटे में तय करना है के लिए कार की चाल कितनी होगी? 300/4 बराबर कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 75 किलोमीटर की रफ्तार अगर प्रति घंटे की कार चले, रफ्तार कार, तो 4/5 समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का योग 174 है। यह दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है तथा पहली और तीसरी का अनुपात 1/4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम देखते हैं, माना पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 9:16 है तथा पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो पहली, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:9:16। देखते हैं प्रश्न अनुसार। 4x + 9x + 16x बराबर 174, x बराबर 174/29, x का मान आ गया 6। तो तथा दूसरी संख्या क्या होगी? 9 × 6 कर दीजिए, 54 आ गई। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नयन गणेश से उतना ही वजन से में भारी है जितना कि वह रंजीत से वजन में हल्का है, और अगर गणेश और रंजीत की कुल वजन 140 किग्रा है तो नयन का वजन कितना होगा? हम देखते हैं, माना रंजीत का कुल वजन 10 किग्रा है तथा माना नयन रंजीत से y किग्रा हल्का है। नयन का वजन x - y किग्रा है तथा गणेश का वजन x - y किग्रा, x - 2y किग्रा। ठीक है, देख लेते हैं, प्रश्न अनुसार सॉल्व करते हैं। x - 2y + x बराबर 144, पूरा वजन दिया गया है 140 किग्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं x - y बराबर 70 किग्रा हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 140/2 अगर करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, नयन का वजन का मान कितना हो जाएगा? 70 किग्रा। ठीक है, 140 - 70 निकालेंगे तो आंसर आ गया। ठीक है, 70 किग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। विनय ने 18,000 निवेश कर एक दुकान खोली। 3 माह बाद राजीव भी 12,600 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया, तो एक साथ बाद में उन्हें 4941 का लाभ हुआ। इस लाभ में विनय का हिस्सा क्या था? माना हम देखते हैं, दुकान में विनय का हिस्सा, राजीव का हिस्सा। हम पहले देखते हैं, 18,000 निवेश कर रहा है विनय। विनय कितना दिन तक निवेश करता है? 12 महीना। और जो राजीव है, राजीव 3 महीना बाद निवेश कर रहा है, तो मतलब 9 महीना वो कर रहा है। 9 महीने में 12,600 रुपया लगा रहा है, और 12 महीने में 18,000 रुपया लगा रहा है। तो हम देखते हैं, इसमें मान निकाल लेते हैं। 12 × 18 × 720। हाँ, ठीक है, इधर 9 × 126 करते हैं तो इधर 0 से 0 कैंसिल कट गया। 720 अनुपात 378। अब इसका अनुपात हम निकाल लेते हैं, 40 अनुपात विनय का हो जाएगा 40 और राजीव को हो जाएगी 21। अब लाभ में विनय का हिस्सा निकाल लेते हैं। पूरा लाभ कितना दिया है? 4,941, मतलब 4941 × 40/61 निकाल लिए, तुरंत आंसर आ गया। कितना आ गया? 3264। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3294 राइट आंसर देखते हैं, डी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9⁻6 + 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? हम पहले देखते हैं 9⁻6 + 1, तो हम देखते हैं 9 इसको टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे 9⁻3 फिर गुणे 9⁻3, अंतर तो वही रहेगा, 3 3 3 6, तो इंक्लूड घातें जुड़ जाती हैं, तो आपको मालूम होगा। आप अगर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा गुणे में जो होते हैं घातें जुड़ जाती हैं। इसको हम तोड़ देते हैं, जैसे 6 है जिसको 2 टुकड़े में कर देते हैं। 9⁻3 9⁻3 मतलब 9 घात 3, 9⁻3 जो है 9
तो होता है, तो उसका मान कितना होता है 729। ठीक है, 729 गुणे 729 निकाल लेते हैं तो आ गया 53, 14, 41 और +1, इसको जोड़ देते हैं 53, 14, 42 आ गया। अब इसको हम 8 से भाग देते हैं, 53, 14, 42 को मैं अगर भाग देता हूँ 8 से तो क्या आ गया 66, 43, 2/8। तो क्या शेष बच रहा है इसमें, इसमें 2 शेष बच रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेखन हो तो कौन विधि निर्माण कर सकता है। क्या देखते हैं, देखते हैं अन्य अनन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल, केवल संसद, राज्य विधानमंडल से सहमत होने के बाद संसद, सर्वोच्च न्यायालय के सहमत होने के बाद संसद अथवा राज्य विधानमंडल। फिर हम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेखन हो तो कौन विधि निर्माण कर सकता है। देखिए कौन कौन निर्माण कर सकता है, देखते हैं क्वेश्चन, इसको कौन निर्माण कर सकता है। केवल संसद निर्माण कर सकता है, कौन सा, केवल संसद। ठीक है, ठीक है। देखते हैं, आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, केवल संसद। ठीक है, अब देखते हैं राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। देखते हैं राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य जो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, 1/6 सदस्य या 1/3 सदस्य या 1/12 सदस्य या 5/6 सदस्य। हम क्या बता, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/3 सदस्य जो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश की पदावधि मतलब कितनी होती है, 65 वर्ष होती है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष की आयु होती है, या भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, या राज्यपाल 5 वर्ष की पदावधि होती है। कार्यकाल कितना होता है, हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। राइट आंसर क्या होगा, पहले का ये देखते हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, ये सही है, बी सी डी। अब इसमें से हम देखते हैं कौन सा मिलान करते हैं, देखते हैं कौन सा मिलता है। ठीक है, इसमें से कौन सा मिल रहा है, हम इसको देखते हैं। ये तो सब सारा पहला का देखिए, इससे राइट आंसर है। देखो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की उम्र जो होती है 65 वर्ष होती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की उम्र 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 62 वर्ष होती है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। राज्यपाल वर्ष की कितनी होती है, 5 वर्ष। ठीक है, अब इसको हम आंसर देखते हैं कौन सा इसमें मिलान कर रहा है। ठीक है, कौन सा मिलान कर रहा है, पहले हम देख लें इसे कौन सा मिलान कर रहा है। इसका तो राइट आंसर ए जा रहा है, क्या जा रहा है, ए। ठीक है, एक देखा, पहले के दूसरे के बी, तीसरा के सी, चौथे के डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, अमीर खुसरो किसके दरबारी थे। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या हुमायूं। हम देखते हैं किसके थे, अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसको भेजा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसको भेजा गया था। ठीक है, हम देखते हैं सर सर थॉमस रो को, वास्को डिगामा को, हॉकिंस को या जाओ चारनॉ को। ठीक है, हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, हॉकिंस को भेजा गया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ में की गई थी, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। ठीक है,
थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन आगे से पीछे चले जा रहे हैं, पीछे से आगे चले जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अभी आपको हम क्वेश्चन बताए थे, इसको पहले देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, पहले का ए आंसर सही था। अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरे में कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दरबार में निम्न में से कौन भेजा था, हॉकिंस को भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी, कौन सा प्रारंभ की गई, टॉमस मुनरो द्वारा, मार्टिन बर्ड ने, कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड डलहौजी ने, किसने किया था। 46वां का आंसर क्या होगा, ये होगा टॉमस मुनरो होगा, क्या होगा। टॉमस मुनरो। ये टेक्निकल आज प्रॉब्लम हो रही है, वेरी वेरी सॉरी। टॉमस मुनरो पहला ऑप्शन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ लेते हैं। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग क्या है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग सूती कपड़ा, जूट, लोहा एवं इस्पात एवं कागज। इसमें से कंफ्यूजन हो कर लोहा लगाते हैं, इसका क्या राइट आंसर होगा, सूती कपड़ा, ये होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय क्या है, क्या है, जेनेवा। इसमें कौन है, नाकोजी ओंकाजा जी हैं, इसलिए इसको रखिएगा, ठीक है। नाकोजी ओंकाजा जी हैं। इसका WTO का मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय जिनेवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है, ठीक है। देखते हैं पहला सूची, ठीक है। सॉरी। सूची फर्स्ट को हम सूची सेकंड से सुमेलित करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का है, सौरमंडल सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह है, सूर्य का सबसे ग्रह दूरी ग्रह है। देखते हैं इसको, इसको मिलाते हैं, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। चौथे में देखिए, देखिए एक आप चौथा देखिए कौन सा, बुध है, ठीक है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, क्या है, देखिए तीसरा कौन सा है, ठीक है। इसका मतलब डी आंसर। आप हम दो ही मिलाते हैं तो आंसर आपको आ गया, देखिए क्या हो जाएगा। और उसके बाद सौरमंडल का देखते हैं, दूर का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण जो है सबसे दूर ग्रह है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी का। और इसमें से कौन सा आंसर बच रहा है, ये शुक्र बच रहा है। ये क्या हो जाएगा, देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, सौरमंडल का में सूर्य से दूसरे स्थान पर शुक्र है, पहला बुध है, दूसरा शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण, इसलिए आंसर डी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मानक समय क्या होता है, मानक समय क्या होता है, किसी देशांतर का सूर्य के अनुसार समय, देश के लगभग बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय, या ग्रीनविच औसत का समय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मानक समय क्या होता है, मानक समय वही होता है देश के लगभग बीच से गुजरने वाली देशांतर का स्थानीय समय, वही उसी को हम कहते हैं, राइट आंसर बी, ठीक है, मानक समय कहते हैं। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे, चीनी यात्री जो वेनसांग हुए किसके शासनकाल में भारत आए, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आदमी कंफ्यूज जरूर ही हो जाता है, इसमें से कौन सा लगाएं। चंद्रगुप्त इतना दबार दे दिया, देखिए 3 चंद्रगुप्त दे दिए, इसी में सब कंफ्यूजन हो जाते हैं चंद्रगुप्त में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन, सी ऑप्शन, ठीक है। किसके में आए थे, सी ऑप्शन, वेनसांग,
जो चीनी यात्री थे हर्षवर्धन के समय आए थे। हाथ से देखिएगा वेन सांग मतलब हर्षवर्धन, ठीक है, इसी से मिला लीजिएगा। हाँ पहले है, हाँ इसमें भी पहले है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? गुप्त संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत या शक संवत? इसमें अधिकतर कंफ्यूजन सबका रहते हैं बी और डी में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, शक संवत, ठीक है, डी आंसर ठीक है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पार्टी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू या बिपिन चंद्र पाल? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सन 1916, सन 1918, सन 1914, सन 1942 ईस्वी में? बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग राष्ट्रीय कांग्रेस से सम्मेलन हुआ था, वो लखनऊ में। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आयनीकरण, न्यूट्रिशन या डिफ्यूजन? इसका राइट आंसर तो सभी को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण से जो सूर्य से के प्रकाश से पौधे भोजन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता? कौन सा उपस्थित नहीं होता हम देखते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? इसमें से क्या नहीं होता है? क्लोरीन नहीं होता है, राइट आंसर सी। पहला आधुनिक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पहला आधुनिक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? अरुण को, शनि को, शुक्र को, बुध को? किसको कहा जाता है? अरुण को। अरुण का पहला आधुनिक ग्रह कहा जाता है। किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ये किसने कहा था? आर्यभट्ट, एडविन हबल या फिनिस या कापरनिकस? किसने किया था? कापरनिकस ने कहा था, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भारत के उप राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यगण, लोकसभा के सदस्यगण या संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण या राज्य विधानसभाओं के सदस्यगण? इसका राइट आंसर क्या है बताइए? संसद के दोनों सदस्यगण। संसद के दोनों सदस्य, सी ऑप्शन ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? बृहस्पति है कि बुध है, शुक्र है, शनि? अभी इसके पहले हम क्वेश्चन आपको बताया सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद सी है शुक्र, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? बुध होगा, ठीक है। ठीक है, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी? कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन ठीक है, बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? मार्गरेट नोबल, मैडम कामा, कस्तूरी गांधी या सरोजनी नायडू? किसको कहा जाता है? मैडम कामा जी को कहा जाता है। किसको? मैडम कामा जी, बी आंसर ठीक है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, नष्ट हो जाता है, अप्रभावित रहता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? नष्ट हो जाता है, सी आंसर ठीक है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीना में? इसका राइट आंसर क्या होगा? मूत्र में, ठीक है। यूरिया सबसे ज़्यादा मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं।
केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या जम्मू कश्मीर? इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है। बजट घाटा का अर्थ क्या होता है? बजट घाटा का अर्थ होता है राजस्व प्राप्तियों के ऊपर कुल खर्च जिसमें ऋण भी शामिल हो, राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व खर्च का अंतर, वित्तीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कुल होगा। कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर, दोनों को अंतर निकालने पे जो बजट घाटा होता है वही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। बजट घाटा का अर्थ क्या होता है? और तो अभी बताया। हमारे राष्ट्रगान में हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये सभी। हमारे राष्ट्रगान में किसका उल्लेख किया गया? हमारे राष्ट्रगान में हिंद महासागर का उल्लेख किया गया है। ठीक है। किसका उल्लेख किया गया है? हिंद महासागर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड हिलेरी, शेरपा तेंजिंग, फू दोरजी, बछेंद्री पाल? विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे? शेरपा तेंजिंग थे। कौन थे? कौन सा आंसर होगा आपका? बी आंसर। ठीक है। शेरपा तेंजी। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? जो ओपन विश्वविद्यालय कहते हैं, ओपन विश्वविद्यालय सबसे प्रथम पहले भारत में कहाँ खुला था? हैदराबाद, नई दिल्ली, वाराणसी, पटना? इसका राइट आंसर ए होगा, हैदराबाद। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, सूर्य पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, या पृथ्वी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। ये सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उससे सुरक्षा करता है। डी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब? चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा का। ये इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है। अब देखते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? कटक में है। कहाँ है? कटक। इसका राइट आंसर बी। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, या 11 दिसंबर 1946, या 13 दिसंबर 1946, या 21 दिसंबर 1946? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैकाले मैकाले माईन्यूट को, हंटर कमीशन, व वुड डिस्पैच, या सैडलर कमीशन को कहते हैं? इसको किसको कहते हैं? वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ़, सैयद अहमद खां? किसने चलाया था? सैयद अली खान ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। एयर फोर्स एकेडमी कहाँ है? पैराटूट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? और नेशनल डिफेंस कहाँ है? ठीक है। हम इसका मिलान करते हैं। इसका मिलान करते हैं। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? ठीक है। इसका हम मिलान करते हैं। देखिए, हम पहले मिलान करते हैं। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पैराटूट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? पैराटूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। ठीक है। उसके बाद देखिए एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तब क्या होगा? सी। ठीक है। जैसे ये पहला का सी हो गया,
ठीक है। दूसरे का ए हो गया, ठीक है। और एलिमेंट्री तीसरी का हो गया ये बीदर हो गया, ठीक है। नेशनल डिफेंस का 4 हो गया, ठीक है। आंसर ये है, ठीक है। और देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कौन सा है? बी ऑप्शन सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? कम्बोडिया, बोत्सवाना या बताविया या इथियोपिया? क्या नाम है? इथियोपिया का नाम है, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन, ठीक है। हम देखते हैं ई व्यापार का अर्थ क्या होता है। ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? ई व्यापार का अर्थ निर्यात व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनी का व्यापार, इंटरनेट का व्यापार, उपरोक्त सभी। ई व्यापार का अर्थ होता है इंटरनेट का व्यापार। सेविंग बनाने वाला साबुन अधिक झाग देता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है। ऐसा निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रोजिन के कारण, ग्लिसरॉल के कारण या एसीटोन के कारण, या डी ऑप्शन या रेजिन या ग्लिसरॉल के कारण? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों, रोजिन और ग्लिसरॉल के कारण ये जल्दी सूखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क क्या है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क है कराकोरम राजमार्ग, ट्रांस पैसिफिक मार्ग, ले मनाली मार्ग, उपरोक्त उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। इसको आप सब बड़े देखते हैं। सबसे ऊंचा क्या है? ले मनाली मार्ग, ठीक है, जो लद्दाख में स्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण पोटेशियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य कम होता है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। इसका राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए। इस स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा उसका, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 × 10⁻19 मीटर, या ए बी दोनों। इसका राइट आंसर ए बी दोनों होगा। इसका ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। ट्राइसेस कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेस कार्यक्रम स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, या स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, या रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, या रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से है, या रोजगार ग्रामीण युवकों को दिया जाता है ट्राइसेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन संबंधित है नए दिल्ली के राज्य का दर्जा, या दल बदल कानून से, या नागालैंड को राज्य को दर्जा देने, या मताधिकार के लिए उम्र तय करने के? इसका राइट आंसर 52वां संविधान संशोधन किसके लिए होता है? या दल बदल के लिए है, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन, ठीक है इसका। और सुमेलित कीजिए। माले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, चौरी चौरा घटना, दांडी मार्च यात्रा। ये लेखपाल में मिलाने वाला जरूर क्वेश्चन आएगा, इसको याद देख के जाइएगा, क्योंकि आपको अगर 2-3 मालूम रहेगा तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं हम इसको, पहले मिलाते हैं। पहले मार्ले मिंटो को मिलाते हैं, ठीक है। मार्ले मिंटो को पहले, मार्ले मिंटो क्या थे? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। ये बांटे थे, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बांटे थे मार्ले मिंटो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? देशव्यापी आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चौरी चौरा घटना। ये चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, ये चौरी चौरा घटना था। दांडी मार्च ये नमक के लिए था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तब मिला लेते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, बस ये कहाँ गया? देशव्यापी कमीशन, ये है, ठीक है इसका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या योजना आयोग, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इस कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा? मैटसेट, एडसेट, कार्टोसेट, या हैमसेट? कौन कौन सा रखा गया था? मैटसेट। मैटसेट ये कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख के जरूर जाएगी। ये क्वेश्चन में 2022 जो एग्जाम होने वाला है राजस्व लेखपाल में आएगा जरूर, 100% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। समभारिक आइसोबार्स परमाणुओं में होते हैं। समभारिक आइसोबार परमाणु में होते हैं। ठीक है, समान परमाणु द्रव्यमान, या असमान परमाणु द्रव्यमान, या समान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, भूमि की पैमाइश मतलब नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग, या भू प्रबंधन विभाग? ये राजस्व में पैमाइश करने का विभाग किसका होता है? सी आंसर, राजस्व विभाग। राजस्व लेखपाल मतलब राजस्व विभाग। ठीक है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा होता है? भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा होता है? आयकर होता है, विक्रय कर होता है, लगान कर होता है, या उपकर होता है? इसका क्या होगा? लगान कर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जमाबंदी तैयारी की जाती है 8 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 2 प्रतियों में, या 6 प्रतियों में? जो जमाबंदी जो होती है, जमाबंदी होती है 2 प्रतियों में होती है। ठीक है, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्मत के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, शहर में भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है। ठीक है, शहर में भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है पटवारी द्वारा, या संबंधित नगर पालिका द्वारा, या तहसील द्वारा, या किसी के भी द्वारा नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? संबंधित नगर पालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है भवन का निर्माण, स्वीकृति मिलता है। ठीक है, शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों की मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है? धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मानचित्र कला, सर्वेक्षण कला, मानचित्रांकन, या धरातल प्रदर्शन? इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वेक्षण कला। ठीक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर दिशा किससे नापी जा सकती है? मस्जिद द्वारा, कंपास द्वारा, घड़ी से, या सूर्य द्वारा? यह किसके द्वारा? कंपास द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कंपास। देखते हैं, उत्तर तीन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दिशा नहीं होगा? उत्तर 3 होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दिशा नहीं होगा? ग्रिड उत्तर, शुद्ध उत्तर, चुंबकीय उत्तर, ध्रुवीय उत्तर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्रुवीय उत्तर। ध्रुवीय उत्तर नहीं होता है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कंपास की सुई सदैव किस उत्तर की तरफ इंगित करती है? कंपास की सुई सदैव किस उत्तर की तरफ इंगित करती है? किस उत्तर की तरफ? ग्रिड उत्तर की ओर, चुंबकीय उत्तर की ओर, वास्तविक उत्तर की ओर, या उपरोक्त सभी की ओर? किसके द्वारा?
चुंबकीय उत्तर की ओर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? एक कृषि क्या होगी? एक कृषि खेत के मापने की सर्वोत्तम विधि जरीब द्वारा होगी, या प्लेन टेबल द्वारा होगी, या प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, या थियोडोलाइट द्वारा होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जरीब द्वारा होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपके लिए हम और अच्छा वीडियो लाएं और मेरा मनोबल बढ़े, आपके लिए बेहतरीन लाए जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका भिड़े और आप ताकि ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और आपका चयन हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।